नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल M.K. नारायणन के द्वारा लिखा गया है। ये देखो, हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे 2005 से लेकर 2010 के बीच। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोस्ट पर आज के समय में अजीत डोवल हैं। शुरुआत में इनके द्वारा आर्टिकल में कहा जाता है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर अभी भी पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है दोनों देशों की फोर्सेस का। कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे हॉट स्प्रिंग्स, इसके बाद पेंगोंग सो लेक रीजन, सबसे लास्ट में दबसांग प्लेन्स। इन एरियाज में अभी भी चाइनीज ट्रूप्स की प्रेजेंस है। अभी भी फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच इंडियन ट्रूप्स पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही हैं। हालांकि देखो, सरकार की तरफ से कुछ डिटेल्स नहीं जारी की गई हैं, बट जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार कुछ एरियाज में बफर इस्टेब्लिश करने पर सहमति बनी है। M.K. नारायणन कहते हैं, देखो, बफर के लिए सहमत होना ये इंडिया के हित में नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे की रणनीति फॉलो करता है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए ये LAC है, एक साइड इंडिया है, दूसरी तरफ चाइना है। चाइना क्या करेगा, अपनी फोर्सेस के साथ मान लीजिए 4 किलोमीटर आगे आ गया इंडियन साइड में, तो इंडिया वाले बोलेंगे कि भैया आप इतनी आगे आ गए हो, आप अपनी फोर्सेस को पीछे लेके जाओ। नेगोशिएशंस होंगी। चाइना 4 किलोमीटर जितना वो आगे आया है, 4 किलोमीटर पीछे नहीं जाएगा। चाइना बोलेगा हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर आगे आया था, 2 किलोमीटर पीछे गया, लेकिन फाइनली यानी इवेंचुअली 2 किलोमीटर तो फिर भी आगे रहा ना चाइना। बफर जोन में देखो ये डिसाइड होता है, ना तो भैया आप पेट्रोलिंग कीजिए इस एरिया में, ना ही हम करते हैं, क्योंकि LAC को लेके परसेप्शंस अलग अलग हैं। मान लीजिए ये LAC है, 2 किलोमीटर LAC के इस साइड, 2 किलोमीटर इस साइड। ना तो चाइना की ट्रूप्स के द्वारा पेट्रोलिंग की जाएगी, ना ही इंडिया की ट्रूप्स के द्वारा। अब देखो, यहाँ पे एक्सपर्ट्स के अलग अलग व्यू हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बफर जोन इस्टेब्लिश करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस एरिया में पहले दोनों देशों की फोर्सेस के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती थी, और अब यह डिसाइड हो रहा है ना हम पेट्रोलिंग करेंगे ना आप करेंगे। लेकिन कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं ये इंडिया की गलती है। इंडिया अपने ही एरिया को एज ए बफर जोन इस्टेब्लिश कर रहा है। पहले जहां पर इंडिया की फोर्सेस के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती थी, अब वहां पे इंडिया की फोर्सेस के द्वारा पेट्रोलिंग नहीं की जा सकेगी, इसलिए बफर जोन इस्टेब्लिश करना गलत है। तो बफर जोन को लेके विभिन्न एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। M.K. नारायणन ये भी बोलते हैं, अगर देखो हम चाइना की ट्रूप्स जो अभी फिलहाल इंडिया की टेरिटरी में हैं उनको वापस भेजने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और चाइना अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है, तो ये पहली बार होगा कोंगो का पास के वेस्ट में चाइना की ट्रूप्स लोकेटेड होंगी। देखो, हमें चाइना की प्लानिंग को समझना होगा। हमारे देश में कुछ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स और इवन वेस्टर्न प्रोपेगेंडा ये कहता है चाइना हमारी टेरिटरी को हड़पना चाहता है। इसी वजह से चाइना ने मेटिकुलस यानी काफ़ी गहराई से प्लानिंग की और LAC पर काफ़ी सारी लोकेशंस पर अपनी ट्रूप्स को आगे भेज दिया इंडिया की साइड। ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, काफ़ी प्लानिंग के साथ चाइना ने ये किया है और चाइना हमारी टेरिटरी हड़पना चाहता है। बट राइटर का व्यू थोड़ा अलग है। राइटर कहते हैं, देखो, सिर्फ थोड़ी सी टेरिटरी हड़पने के लिए चाइना इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा। चाइना के दिमाग में कुछ और चल रहा है, जिसकी वजह से चाइना ने 1993, 96, 2005, 2013 के एग्रीमेंट्स जो थे बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने को लेके, उनको एकदम से छोड़ दिया और गलवान वैली में वायलेंट इंसिडेंट हैपन हुआ 15 जून को। चाइना के दिमाग में ये चल रहा है कि USA को रिप्लेस करके सुपर पावर बनना है और एशिया में
पूरे एशिया में अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करना है। हाँ, इतना जरूर है, चाइना फिलहाल इंडिया के साथ फुल फ्लैज वार नहीं चाहता है, क्योंकि चाइना की अपनी कैलकुलेशंस हैं, चाइना का अपना प्लान है 2025 का मेड इन चाइना और 2035 का चाइना स्टैंडर्ड्स है। चाइना अपने इन प्लान्स को खतरे में नहीं डालेगा इंडिया के साथ युद्ध लड़के। तो क्वेश्चन अब ये उठता है, इंडिया चाइना का कैसे सामना करें फिलहाल की सिचुएशन में। इसके लिए एम के नारायणन काफ़ी सारे स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। पहला सजेशन, देखो एक प्रपोजल था कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए स्पेशल माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स डिवीजन इस्टेब्लिश की जाए। बाद में इस प्रपोजल को छोड़ दिया गया और इस माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स डिवीजन को नहीं इस्टेब्लिश किया गया। तो एम के नारायणन सजेस्ट करते हैं इस प्रपोजल को रिन्यू किया जाए और माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स डिवीजन को इस्टेब्लिश किया जाए। इससे एक डेटरेंस क्रिएट होगी। काफ़ी सारे आप स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स इकट्ठा कर लो, उससे इतनी डेटरेंस क्रिएट नहीं होगी चाइना में जितने कि इस स्पेशल माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स डिवीजन के इस्टेब्लिश करने से होगी, ऐसा राइटर सजेस्ट करते हैं। राइटर ये भी बोलते हैं, देखो मिलिट्री अगर स्ट्रोंग होती है तो किसी भी देश की पावर का ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, बट स्ट्रोंग मिलिट्री को मेंटेन करना अलग चीज़ है और उस मिलिट्री को इस्तेमाल करना ये एक अलग चीज़ है। पाकिस्तान के संदर्भ में अगर हम मिलिट्री का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, बट चाइना के संदर्भ में हमारे पास जो दूसरे ऑप्शंस हैं हमें उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा सजेशन, अभी एलएसी पर जो कुछ हो रहा है उसको आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग कर दो, क्योंकि देखो आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के अगर एलएसी पर पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो तो हो सकता है आप बेहतर डिसीजन ना ले पाओ जो देश के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को आप इससे बिल्कुल अलग कर दो और ओपोजिशन को भी ये सोचना चाहिए कि इस इशू पर बार बार सरकार को क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि देखो ये एक ऐसे इश्यूज हैं जिनको सोल्व करने में समय लग सकता है। इंडिया काफ़ी सारे ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन अगर ओपोजिशन पार्टीज बार बार इस इशू को उठाएंगी तो सरकार प्रेशर में आएगी और सरकार शॉर्ट टर्म अप्रोच पे फोकस करेगी, ना कि लॉन्ग टर्म अप्रोच पर। नेक्स्ट सजेशन, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस का इस्तेमाल करना। देखो अभी मेजर कंट्रीज जो हैं वो चाइना के अगेंस्ट हैं काफ़ी सारे रीजंस के कारण। एक तो कोविड-19 की महामारी के मामले में चाइना काफ़ी ज़्यादा ओपेक रहा, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी चाइना में। दूसरा, चाइना की अभी काफ़ी सारे देशों के साथ तनातनी, यानी चाइना की एग्रेसिवनेस ना सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि साउथ चाइना सी और दूसरे रीजन्स में। तो इंडिया डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव को लॉन्च कर सकता है। डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का मतलब है सेट ऑफ एक्शंस टू इन्फ्लुएंस लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे देशों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कई सारे एक्शंस लेना। फॉर एग्जांपल, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर्स हैं हमारे देश में, या फिर बिजनेस लीडर्स, पर्सन्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडिंग, ये सब सेम इशू पर बोलेंगे कि एलएसी पर देखो चाइना एग्रेसिवनेस शो कर रहा है, तो इंटरनेशनल ओपिनियन जो है हमारे पक्ष में मुड़ जाएगी। अगर हम सही ढंग से वर्ल्ड को ये कन्विंस करा पाने में कामयाब हो पाते हैं, इंडिया पीस चाहता है बट चाइना पीस नहीं चाहता है, चाइना एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज को फॉलो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन, नेम। देखो नेम को इस्टेब्लिश करने में इंडिया की अहम भूमिका नहीं थी। हम बहुत सारे देशों को एड भी देते हैं जो नेम में शामिल हैं, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज। वैसे तो देखो चाइना भी बहुत ज़्यादा एड देता है और बहुत सारे ये देश चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी शामिल हैं, बट इंडिया की जो एड है, इंडिया की जो मदद है इन देशों को, वो विदाउट स्ट्रिंग्स हैं, बिना किसी कंडीशंस के हैं। और चाइना की जो एड है वो किसी मोटिव के साथ है। चाइना इन देशों में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो ये देश हमारी मदद कर सकते हैं।
देखो ये थोड़ी सी आइडियल सोच है। आपको याद होगा जिस दिन गलवान वैली की घटना सामने आई थी, उन्हीं दिनों में एम के नारायणन का आर्टिकल छपा था कि चाइना हमारे साथ इसलिए टेंशन्स क्रिएट कर रहा है क्योंकि हम यूएसए के पाले में जा रहे हैं और हमें डराने के लिए कि हम यूएसए के पाले में ना जाएं। तो उसके बाद एम के नारायणन का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया था कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अभी भी इंडिया पुरानी सोच में बंधा हुआ है, नैम पूरी तरह से इररिलेवेंट है। बट फिर भी जो पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी एम के नारायणन जिन्होंने आज ये आर्टिकल लिखा है, ये नैम की वकालत कर रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है, फिर भी ये नैम की वकालत कर रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर से ये अपने आर्टिकल में नैम का ही समर्थन करते हैं। इनके अनुसार नैम इंडिया के लिए अभी भी उपयोगी साबित हो सकता है। नेक्स्ट सजेशन, देखो आज के इस युग में मैसेजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का युग सोशल मीडिया का युग है, तो हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज भेजने के लिए कि भैया देख लो, इंडिया की जो इंटेंशंस हैं वो पीस वाली हैं, बट चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं वो एग्रेसिव हैं। तो हमें हमारी मैसेजिंग कैपेसिटी को मजबूत करना होगा। नेक्स्ट सजेशन, हमें देखो कुछ अपने पुराने एलाय कंट्रीज़ के साथ जैसे ईरान, वियतनाम, इनके साथ रिश्ते और ज़्यादा मजबूत करने होंगे। दूसरा, नेपाल और बांग्लादेश जो इस प्रकार के हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके साथ भी हमें अपने रिश्ते इंप्रूव करने होंगे। पिछले कुछ सालों में हुआ क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ रिश्ते इंप्रूव करने पर हमने ज़्यादा फोकस किया है, फॉर एग्जांपल क्वाड। लेकिन वियतनाम, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, इन देशों के साथ भी चाइना काफ़ी एग्रेसिव है। इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जिनमें चाइना की जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ती जा रही है, फॉर एग्जांपल नेपाल। तो हमें इन देशों का साथ देना चाहिए चाइना की एग्रेसिवनेस को काउंटर करने के लिए। इसके बाद राइटर सजेस्ट करते हैं, देखो हमारी स्ट्रेंथ जो है वो यूनिटी में है। अगर इंडिया यूनाइटेड है, अगर इंडिया रिजिलियंट है, रिजिलियंट का मतलब होता है बड़े से बड़े शॉक को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेना। मान लीजिए जापान में जो बिल्डिंग्स हैं वो इस प्रकार से बनी होती हैं कि भूकंप भी आता है तो भूकंप का ज़्यादा असर नहीं होता है। मतलब जापान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिजिलियंट है अर्थक्वेक के अगेंस्ट। तो अगर इंडिया एकजुट है तो ये इंडिया की सबसे बड़ी ताकत होगी एज कंपेरिजन टू कोऑपरेशन विद यूएस या फिर दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज। ये देश हमारी इतनी मदद नहीं कर सकते जो कि इंडिया अपने आप की करेगा अगर इंडिया एकजुट है। नेक्स्ट, देखो चाइना एक बात को नहीं समझता कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो अध्यात्म से आती है, इंडिया की रिलीजियस पॉलिसी से आती है, हमारा कल्चर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इससे आती है, हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज से आती है। तो इसी गुणों पे काम करते हुए हमने दलाई लामा को शरण दी थी 1959 में। बट देखो पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ है, हमने दलाई लामा को कम इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी है चाइना के दबाव के चलते। लेकिन हमें अब इस पॉलिसी को फिर से रिवर्स करने की आवश्यकता है। दलाई लामा को हमें फिर से इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता है। लास्ट सजेशन, देखो हिमालयन बुद्धिज्म को चाइना खत्म करना चाहता है, तिब्बत में भी बुद्धिज्म को चाइना खत्म करना चाहता है, बट इंडिया काफ़ी स्टेप्स ले सकता है हिमालयन बुद्धिज्म को और ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाने के लिए। तो ये सारे स्टेप्स इंडिया के द्वारा लिए जा सकते हैं फिलहाल की सिचुएशन में चाइना का सामना करने के लिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।